कल हम लोगों ने पेज नंबर 20 का पैराग्राफ नंबर 2 खत्म किया था। आज तीसरा से स्टार्ट करना है। ठीक, चैप्टर का नाम क्या है? नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, जिसका ऑथर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह जो चैप्टर है एक स्पीच है और जिसका स्पीकर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब वो मगध अनुसंधान संस्था में गए थे क्या करने, फाउंडेशन स्टोन को लेइंग करने वाला सेरेमनी में गए थे, तो उस समय स्पीच दिए थे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तीसरा में लिखा है पेज नंबर 32 लिख देता हूँ ऊपर में, पैराग्राफ नंबर 3, पेज नंबर 20 एंड पैरा नंबर 3, यही ना? ठीक, ध्यान दीजिए। कह रहा है दो ट्रेडिशन एसोसिएट्स नालंदा विथ लॉर्ड बुद्धा एंड एम्पेरर अशोका। कह रहा है कि यद्यपि परंपरा से ऐसा कहने में या सुनने में आ रहा है, या हम लोग जानते हैं कि पूर्व से परंपरा से ऐसा कहा जाता है। परंपरा यह है कि नालंदा जो जगह है, नालंदा जो ये जगह है, ये किससे जुड़ा हुआ है? दो महान जो ईश्वर के रूप में आज पूजे जाते हैं महान व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है। एक का नाम है लॉर्ड बुद्धा, जो कल हम बात किए थे, दो ईश्वर के बारे में बात किए थे ना, लॉर्ड बुद्धा। और दूसरा नाम है एक अशोक सम्राट थे, एम्पेरर अशोक सम्राट, एम्पेरर अशोका। ठीक है, अशोक सम्राट। या एक और प्रभु के बारे में पढ़े थे, लॉर्ड महावीरा, कल पढ़े थे। यानी 3 लोगों से जुड़ा हुआ है। अभी कह रहा है कि परंपरा से ऐसा कहा जा रहा है कि नालंदा जो जगह है एसोसिएट है, एसोसिएट मतलब जुड़ा हुआ या उनसे रिलेटेड है, संबंधित है। किससे? लॉर्ड बुद्धा से और सम्राट अशोका से। ठीक, ये तब पर भी इट इमर्ज एज अ फ्लरिशिंग यूनिवर्सिटी समटाइम इन गुप्ता एज। इतिहास जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे विभिन्न कालों में बांटा गया है, तो उसमें से एक एज का नाम दिया है गुप्ता एज। गुप्ता एज एक राजा थे, उनके काल में, वो जब तक थे उस काल को लिखा गया है गुप्ता एज। विभिन्न शासकों ने, विभिन्न जो महाराजा होते थे उनके टाइम को क्या बोला जाता था? युग, एक नाम दिया जाता था। उसी तरह गुप्ता काल इसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गुप्ता काल, या हिंदी में गुप्त काल। तो गुप्त काल के दौरान यह यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत फ्लरिश हुई, बहुत विकसित हुआ, फेमस हो गया। ठीक है, इट इमर्ज एज अ फ्लरिशिंग यूनिवर्सिटी समटाइम इन द गुप्ता काल। गुप्ता एज में यह यूनिवर्सिटी के रूप में क्या हुआ? फेमस हुआ। कैसा यूनिवर्सिटी? फ्लरिशिंग। फ्लरिशिंग मतलब क्या लिखा हुआ है? समृद्ध, या फेमस हो गया, समृद्ध हो गया। एक बड़ा यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया। कौन? नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे हम कल पढ़े थे कि तारानाथ। तारानाथ कौन था? एक तिब्बत से आया हुआ एक भ्रमणकारी था, यात्री था, और तिब्बत का एक इतिहासकार था। क्या था? हिस्टोरियन था। कल पढ़े थे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ नंबर 2 में जाएगा तो लिखा है अकॉर्डिंग टू तारानाथ। उनका नाम क्या था? तारानाथ। ये कौन थे? तो जानना है, ये हिस्टोरियन थे। कौन थे? शिक्षित, द लर्न, एक विद्वान इतिहासकार था। द लर्न हिस्टोरियन कल पढ़ाए थे हम। एक विद्वान इतिहासकार थे, द लर्न हिस्टोरियन, या पढ़ा लिखा हिस्टोरियन था, जो कहां से आया था? तिब्बत से। कहां से आए थे वो? तिब्बत से, तिब्बत देश से वो आए थे। तो वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू तारानाथ, तारानाथ ने मेंटेन्स किया है, ऐसा कहा है, सेज दैट, कहते हैं कि बोथ भिक्षु नागार्जुना एंड आर्य देवा। कौन कौन? 2 व्यक्ति के नाम आ रहा है। पहला भिक्षु मतलब क्या? जो बौद्ध धर्म में अपने आप को क्या कर दिया हो, उसके लिए समर्पित कर दिया हो कि नहीं, मैं लॉर्ड बुद्धा का सेवा करूंगा, उनके उपदेशों को हर जगह जगह सुनाऊंगा, तो उनको भिक्षु बोलते हैं। देखिए होंगे आप लोग, नालंदा जब घूमने जाएंगे तो लाल लाल ड्रेस में लोग, चाइना के, तिब्बत के लोग आते हैं, विभिन्न देशों का टूरिस्ट लोग वैसा पहनते हैं। दलाई लामा वाले जितने होते हैं, दलाई लामा। ठीक, तो का इसमें 2 व्यक्ति का नाम है। पहला क्या नाम है उसका जी? भिक्षु नागार्जुना। नाम लिख देते हैं, भिक्षु नागार्जुना। ठीक है, नागार्जुना। दूसरा व्यक्ति है आर्य देवा।
या आर्य देव, हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या होगा आर्य देव, आर्य देवा, आर्य देव। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू तारानाथ, किसके अनुसार, तारानाथ अनुसार, तारानाथ कहते हैं कि भिक्षु नागार्जुना और आर्य देवा वो लोग भी एसोसिएटेड हैं किससे, विथ नालंदा यूनिवर्सिटी से, किससे, ये लोग भी जुड़े हुए हैं नालंदा यूनिवर्सिटी से, इनका भी कुछ संबंध है, इनका भी कुछ राज है। आगे एंड सेज फर्दर, आगे कहते हैं कि आचार्य दिंगनाग, चाइनीज एक आचार्य हैं, गुरु है, तीसरा व्यक्ति, सब व्यक्ति का नाम याद करना है, आचार्य, आचार्य क्या नाम है, चाइनीज नेम है दिंगनाग, दिंगनाग। तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि आचार्य दिंगनाग विजिटेड नालंदा एंड हैड अ स्कॉलरली डिस्कशन, इन्होंने भी नालंदा में क्या किया, विजिट किया, घूमने आया, भ्रमण करने आया, यात्रा करने आया यहाँ बिहार में, और इन्होंने भी बहुत बुद्धिपूर्ण या बुद्धिवत्ता वाला चर्चा की, इस पर क्या की, चर्चा की। नालंदा विश्वविद्यालय पे इन्होंने, जब वो आए थे तो उनके भी कुछ पुस्तक हो गए, वहां से पता चला कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ कहा है। क्लियर है, डिस्कशन, चर्चा किया है। आगे इन द 14th सेंचुरी एडी, क्या होगा इसे हिंदी, कौन सेंचुरी, चौथी ना, चौथी 14th सेंचुरी एडी, एडी मतलब क्या होता है, यीशु मसीह के जन्म के बाद वाला एरिया, ठीक है, यीशु मसीह के जन्म के पहले वाले क्या लिखते हैं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, तो ईस्वी, चौथी शताब्दी ईस्वी, इसका मतलब 400 वर्ष, 4th सेंचुरी का है 400 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी, एडी मतलब क्या, यीशु मसीह के जन्म के बाद 400 साल बाद, 400 ईयर्स बोले, क्या बोले, 400 ईयर्स। कह रहा है कि चौथी शताब्दी में, तो चौथी शताब्दी कब से स्टार्ट हुआ, कब से कब तक बताया ना, एक माइनस कर देंगे तो 399 हो जाएगा, यानी 301 से लेके 400 के बीच की हम बात कर रहे हैं, 301 से लेके 400 के वर्षों के बीच की बात किया जा रहा है। तो चौथी शताब्दी में एक और व्यक्ति है, उसका नाम है फाहेन, एक चाइनीज यात्री था या श्रद्धालु था। हम लोग घूमने जाते हैं ना, सावन जब होता है तो श्रद्धालु बन के हम लोग मंदिरों में जाते हैं, वहां चढ़ाने जो कुछ भी पूजा करने, तो उसी तरह ये श्रद्धालु था, घूमने वाला, पिलग्रिम मतलब यात्री, ट्रैवलर था, जो कहां से आया था, चाइना से आया था। इनका नाम क्या है, फाहेन, क्या नाम है, फाहेन, 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 ठीक है। ये कहां के थे, चाइनीज पिलग्रिम थे, चाइनीज पिलग्रिम यानी यात्रा, सॉरी यात्री, पिलग्रिम मतलब क्या होता है, यात्री, श्रद्धालु जो मंदिर में जाते हैं, घूमने आए थे। इन्होंने भी विजिट किया है नालंदा का एंड साद स्तूपा, और आज भी जाएंगे तो पहाड़ के ऊपर महात्मा बुद्ध का क्या है, स्तूप है ना जी, ऐसा मंदिर बना, इनका मूर्ति है। तो जब ये फाहिन इस इंडिया में आया, नालंदा में, यहाँ पर आया नालंदा में, तो इसमें क्या दिख रहा है, पहला चीज कि वहां पर महात्मा बुद्ध का स्तूपा है, मंदिर है, ऊपर पहाड़ के ऊपर मंदिर है, जो आज भी वर्तमान में है। वहां जाएंगे तो बनाया गया है, उसको थोड़ा बढ़िया से डेकोरेट करके रखा गया, मेंटेन करके। तो इन्होंने बताया कि फाहिम ने भी चर्चा किया कि जब मैं विजिट करने गया था नालंदा, तो मैंने स्तूपा देखा जो कंस्ट्रक्टेड एट द स्पॉट वेयर सारिपुत्रा टुक बर्थ एंड डाइड। कह रहे हैं कि उस जगह पर स्तूपा बनाया गया है, स्पॉट, स्पॉट मतलब जगह, उस जगह पर बनाया गया है जहां पर एक, कल हम व्यक्ति का नाम पढ़े थे, सारिपुत्रा, कल पढ़े थे ना, तो सारिपुत्रा जहां जन्म लिए, सारिपुत्रा, सारिपुत्रा, ये ना, सारिपुत्रा का जहां जन्म हुआ है, जिस जगह पर जन्म, बर्थ एंड मृत्यु, जहां जन्म एंड उनका मृत्यु हुआ है, डेथ हुआ है, उसी स्थान पर एक स्तूपा निर्माण किया गया है। क्लियर है, बर्थ एंड डाइट, ठीक है, डेथ हुआ आगे। बट इट वॉज नॉट अंटिल मच लेटर दैट नालंदा एक्वायर्ड इट्स आउटस्टैंडिंग पोजीशन। लेकिन कह रहे कि स्तूपा बहुत बाद में नहीं बना, ये उसी समय बना जब नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत उत्कृष्ट स्थिति में चल गया था, बहुत फेमस हो गया था। जब नालंदा यूनिवर्सिटी आउटस्टैंडिंग पोजीशन इसको मिल गई थी, बहुत फेमस हो गया था, इसका स्थान दुनिया में प्रथम पे आता था, क्योंकि विश्वविद्यालय एक ही था, पूरे विश्व का एक ही विश्वविद्यालय था, पुराना विश्वविद्यालय, प्राचीन विश्वविद्यालय। वही क्या है कि बट इट वाज नॉट अंटिल मच लेटर, यानी कि अब तक बहुत लेट से नहीं हुआ, बल्कि उसी समय का है
that Nalanda acquired its outstanding position. जब नालंदा अपना उत्कृष्ट स्थिति क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया, एक्वायर मतलब क्या होता है, प्राप्त कर लिया, ग्रहण कर लिया, उसी समय स्तूपा का निर्माण किया गया था। यानी जब फेमस हुआ, जब विकसित हो गया, सब जाने वाले लोग, यहाँ पे बहुत सारे पढ़ने लोग आएंगे, उसी समय में ये स्तूपा का निर्माण किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया। क्लियर है? आगे इन द 17th सेंचुरी, तो चौथी शताब्दी का हम बात कर रहे थे। अब आते हैं दूसरा, सेवेंथ है कि 17th है, 7th होगा। सातवीं शताब्दी में, 7th सेंचुरी में कह रहा है। तो 7th सेंचुरी का मतलब क्या, वही एक माइनस कर देंगे तो 6 में से गया क्या जाएगा, 5, सॉरी 6 ना, 7 में से गया 6, तो 601 से लेके 700 ईस्वी तक का हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस काल में या इस समय में या इसके दौरान, 7वीं शताब्दी के दौरान कह रहा है, when during the reign of emperor हर्षवर्धन, उस समय कौन सा राजा का यहाँ पर राज्य था, नालंदा के आसपास में, उस एरिया में राजा का नाम है सम्राट हर्षवर्धन। एम्परर मतलब शासक, एम्परर मतलब क्या होता है, शासक या सम्राट। एम्परर, एम्परर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है, इसको भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा हर्षवर्धन या सम्राट हर्षवर्धन। तो 7वीं शताब्दी में एम्परर हर्षवर्धन के समय में क्या हुआ, कह रहा है कि इन द 17th सेंचुरी एडी, यानी 7वीं शताब्दी ईस्वी में, यीशु मसीह के जन्म के बाद, ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर हर्षवर्धन, रेन मतलब कल लिखवाए थे, रेन मतलब क्या होता है, राज्य, रेन मतलब राज्य, यानी हर्षवर्धन राजा का जब राज्य था, उस काल में, उस समय में क्या हुआ, एक व्यक्ति आया, वही चाइना से थे, उनका नाम है ह्यून टी सांग, ह्यून टी सांग। एक और व्यक्ति है, 5वां व्यक्ति का नाम है ह्यून, एच, ये सब चाइनीज नाम है, इसको याद कर लेना है स्पेलिंग परीक्षा लिखने के लिए, ह्यून टी सांग, ह्यून टी सांग। क्लियर है? ह्यून टी सांग। तो ह्यून टी सांग ने उस समय राजा हर्षवर्धन के काल में, उस समय इंडिया में आए थे, केम टू इंडिया, कहाँ आए थे, भारत में आए थे। और नालंदा वाज एट द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी, और उस समय नालंदा बहुत फेमस हो चुका था, अपने महानता में बहुत आगे था, उसका क्या आया था नाम, देशों विदेशों में हो चुका था, इसलिए एक वर्ड दिया गया हाइट ऑफ ग्लोरी, यानी फेमस हो चुका था, अपनी महानता में बहुत ऊंचाई पे थी, एक चरम सीमा पे इसका नाम था, बहुत फेमस हो चुका था। जैसे अभी मान लो खान सर का नाम है, तो एजुकेशन सर में कितना खान सर का हिट नाम है, उसी तरह विश्वविद्यालय प्राचीन काल में इसका बहुत नाम था, हाइट पे था, एकदम ऊंचा आसमान छू रहा था। रेफरिंग टू अ जकार्ता स्टोरी, ह्यून टी सांग राइट्स, यह व्यक्ति जब आया तो एक कहानी के बारे में कहा कि एक पुस्तक मैंने पढ़ा है, उस कहानी का नाम है जकार्ता स्टोरी। क्या नाम है? जकार्ता स्टोरी। जकार्ता स्टोरी के बारे में ह्यून टी सांग कहते हैं, और उसमें लिखा है, जकार्ता स्टोरी है, उसमें लिखा है, राइट्स दैट इट डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम नालंदा, द पीस ऑफ माइंड विच लॉर्ड बुद्धा फेल्ड टू अचीव इन हिज प्रीवियस बर्थ। अब इसको एक नंबर ये क्वेश्चन आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 5 व्यक्ति के नाम याद करना है, भिक्षु नागार्जुना, आर्यदेवा, आचार्य डिंगनाग और फाहेन और ह्यून टी सांग। क्लियर है? पांचों को इसको याद कर लीजिएगा, मिटा दो ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि एक व्यक्ति आया चाइना से, उसका नाम है ह्यून टी सांग, ठीक है। ये एक स्टोरी है, एक पुस्तक, उसका नाम है जकार्ता स्टोरी। क्या नाम है? जकार्ता स्टोरी। जकार्ता स्टोरी में लिखता है, राइट्स, इसमें जिक्र किया है, क्या जिक्र किया है? ये व्यक्ति लिखता है कि नालंदा जो शब्द है वो एक वर्ड से बना है, उस वहां से निकला हुआ है, उसका नाम है नालंदा। नालंदा का पुराना नाम, मतलब ओरिजिनल जहां से बना, उसका नाम था नालंदा, ठीक है।
नालंदा, नालंदा से ही बना है नालंदा, ठीक है। इसी वर्ड से, जिसका अर्थ होता है द पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति, दिमाग का शांति, इसका अर्थ होता है द पीस ऑफ माइंड। नालंदा का मतलब क्या होता है? द पीस ऑफ माइंड, ठीक है। इस पुस्तक में ये वर्ड को बताया गया है, जिक्र किया गया है कि नालंदा जो शब्द है वो नालंदा से बना है। किससे बना है? नालंदा, जिसका अर्थ होता है द पीस ऑफ माइंड। आगे, विथ लॉर्ड बुद्धा फेल टू अचीव इन हिज प्रीवियस बर्थ, कह रहा है कि वह दिमाग की शांति है, वह मानसिक शांति जिसको लॉर्ड बुद्धा पहले जन्म में या पूर्व के जन्म में, पिछले जन्म में उपलब्ध करना, वो क्या किए थे? नहीं उपलब्ध किए थे, उसी शांति को कह रहा है लॉर्ड बुद्धा। अरे समझ में, नालंदा का मतलब होता है द पीस ऑफ माइंड, जिसको कह रहे बता रहा है उस किताब में कि लॉर्ड बुद्धा जो पहले जन्म में या पूर्व के जन्म में नहीं शांति प्राप्त किए थे, उसी को बोलते हैं नालंदा। इस शांति को पहले के जन्म में उन्होंने प्राप्त नहीं किया था, इसलिए ज्ञान की खोज में उन्होंने कहां तक आ गया? बिहार तक आ गया, ठीक है। आप लोग आगे बनाइए, जो होमवर्क मिला है दोनों बैठ के बनाओ, बैठना नहीं है। ट्रांसलेशन स्टार्ट करो तुम लोग, आगे बढ़े। तो लॉर्ड बुद्धा फेल टू अचीव इन हिज प्रीवियस बर्थ, पहले जन्म में जो चीज प्राप्त करने में वो विफल हो गए थे, उसको और क्या चीज जो है, तो उसका नाम है द पीस ऑफ माइंड या नालंदा, ठीक है। इसको विफल हो गए थे। पेज नंबर 21 पर आएंगे, यहाँ एडिट कर देता हूँ, पेज नंबर 21, पैराग्राफ नंबर 4, ठीक है। ठीक, फोकस करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बोर्न विद द हेल्प ऑफ लिबरल पब्लिक चैरिटी। आपको कहेगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण कैसे हुआ, तो उस पर हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है कि पहला पॉइंट इसमें कि नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन काल का जो विश्वविद्यालय था, वो कैसे उसका निर्माण हुआ, ये कैसे जन्म हुआ? तो लिखा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी was born with the help of liberal public charity and donation। उस समय नालंदा के आसपास महाराजा या उस काल में कुछ महान ऐसे उदार व्यक्ति मतलब दान देने वाला, लिबरल मतलब क्या होता है? उदार व्यक्ति। तो कुछ लिबरल पब्लिक थे नालंदा के आसपास या उस क्षेत्र में, लिबरल पब्लिक हुआ करते थे, उदार यानी दान दक्षिणा देने वाला, जिनके चैरिटी और डोनेशन से, इन पब्लिक का दो चीज, चैरिटी यानी कि दान और डोनेशन मतलब दक्षिणा, लिखा है ना। डोनेशन क्या होता है? दक्षिणा, चैरिटी एंड डोनेशन। तो उदार व्यक्ति पाए जाते थे, उनके दान और दक्षिणा से, उदार व्यक्ति के दान और दक्षिणा से, उनकी सहायता से क्या हुआ? इसका जन्म हुआ। क्या हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का क्या हुआ? बॉर्न हुआ, यानी कि जन्म हुआ। उनके पैसा से बना, इसका निर्माण किया गया विद द हेल्प, इन लोगों का हेल्प से क्या हुआ? जन्म हुआ, ठीक है, ये इन लोगों के हेल्प से। तो पहला पता चल गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी किनके द्वारा बनाया गया है शुरू में। तो शुरू में कुछ उस क्षेत्र में, नालंदा के आसपास में या वहां पे रहने वाले आसपास में बड़े बड़े व्यापारी लोग होंगे या बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, जो उदार दिल के होंगे, जो कुछ से अपने समाज में शिक्षा के क्षेत्र में करने के लिए दान दिए होंगे। तो उन्हीं के दान और दक्षिणा से, चैरिटी एंड डोनेशन से, उनकी मदद से ही इस नालंदा यूनिवर्सिटी का विकास हुआ, यानी कि जन्म हुआ, प्रारंभ हुआ। क्लियर है? आगे, इट इज बिलीव्ड दैट to have been founded originally with an endowment created with 500 traders who purchased land with their money offered to Lord Buddha as a gift। अब इसका कहानी क्या है? दूसरा बात कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि वास्तव में इसका जो खोज हुई है, फाउंडेड, ये किससे हुआ है? इंडोमेंट से। एंड इंडोमेंट मतलब दान, इंडोमेंट मतलब क्या होता है? धर्मदान या धर्मदान निधि, है ना। जैसे मंदिर, मस्जिद जो भी होते हैं उस काल में, वहां से जो भी पब्लिक दान देती थी, उस दान का जो धर्म निधि होता है, फंड होता है ना, जैसे टेम्पल में हर एक ट्रस्ट का, तो ट्रस्ट का जो फंड होता है उसी को बोलते हैं इंडाउमेंट। क्या बोलेंगे? ट्रस्ट फंड। जो धर्म स्थल में रखा जाता है पैसा, उसी पैसा से इस इंडाउमेंट जो 500 व्यापारी लोग दान किए थे। कितने? लगभग 500 ट्रेडर्स, 500 व्यापारी लोगों ने दान किया था। लिखा है कि इट इज बिलीव दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसका वास्तविक जो फाउंड हुआ या खोज हुआ या इसको निर्माण किया गया, किससे? इंडाउमेंट क्रिएटेड विद 500 ट्रेडर्स, 500 व्यापारियों के द्वारा ये सृजित किया गया था, ये धर्मदान निधि, धर्मदान
निधि, ये फंड क्रिएट किया गया था, और जिसके तहत who purchased land with their money and offered to it Lord Buddha as a gift, और इसी पैसा से जो ट्रस्ट का फंड बना, ये लोग 500 व्यापारी जो दान दिए थे, इसी पैसा से इन सबों ने लैंड को खरीदा, भूमि को खरीदा, जितने एकड़ में वो बना हुआ है उस भूमि को खरीदा और लॉर्ड बुद्धा को गिफ्ट के रूप में दान कर दिया। किसको दान कर दिया? लॉर्ड बुद्धा को गिफ्ट के रूप में दान कर दिया। क्लियर है? दूसरा विश्वास है। पहला विश्वास है कि लिबरल लोगों के द्वारा उनके दान दक्षिणा से हुआ। दूसरा एक कहावत है, ऐसा कहा जाता है, विश्वास किया जाता है कि धर्म निधि दान से, ट्रस्ट फंड से 500 व्यापारी जो दान किए थे उससे जमीन को खरीदकर वो जमीन लॉर्ड बुद्धा को गिफ्ट किया गया था या दान में दिया गया था, उपहार में दिया गया था। क्लियर है दोनों कंसेप्ट? आगे बढ़ते हैं। ऑफर किया कर दिया गया था, ऑफर मतलब देना, दान दिया गया था। बाय द टाइम ऑफ ह्यून टिन सांग्स विजिट, और इनके बारे में जो व्यक्ति हम पढ़ रहे थे ना ऊपर में, इसके बारे में कह रहा है ह्यून टी सांग, कि इनके टाइम में लिखा है कि बाय द टाइम ऑफ ह्यूनटिन सांग विजिट, उनके दौरान जब वो भ्रमण करने आए थे उस काल में, उस समय में नालंदा हैड बिकम अ फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी। उस समय जब वे विजिट करने इंडिया में आए थे तो नालंदा एक पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में फेमस हो चुका था, या एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बन गया था। फुल फ्लेज मतलब एकदम कंप्लीट, फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी मतलब पूर्ण, कंप्लीट। फुल फ्लेज मतलब क्या होता है? पूर्ण, कंप्लीट यूनिवर्सिटी के रूप में यह बन चुका था। कौन सा यूनिवर्सिटी? किस? हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, प्राचीन काल का नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय बहुत पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय बन चुका था। कब? जब ह्यूनटी सांग इंडिया विजिट करने आए थे तब। नालंदा had become a full-fledged university and had adapted 6 large विहार। सुन लो जी, उस समय अभी भी जाओगे तो उसका है लार्ज, बड़ा सा घूमने का जगह था, लार्ज विहारा। विहारा मतलब भ्रमण करने की स्थल को बोलते हैं विहारा, हिंदी वर्ड है विहारा। ये सब पुस्तक में लिखा हुआ है, रिकॉर्ड में। आगे अब फिर बात करते हैं 8वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में किसका काल था? राजा हर्षवर्धन का, सम्राट हर्षवर्धन का। फिर 18th सेंचुरी का बात कर रहा है, 8वीं शताब्दी यानी कि मतलब 701 से लेकर 800 ईस्वी तक का हम बात कर रहे हैं। आगे देखेंगे क्या कर रहा है कि 8वीं शताब्दी में इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोवर्मन, एक यशोवर्मन है, एक व्यक्ति है यशो, इसका नाम लिख लीजिएगा, यशोवर्मन। क्या नाम है? यशोवर्मन। यशोवर्मन के द्वारा कह रहा है कि उनके शिलालेख में, इंस्क्रिप्शन में, इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? शिलालेख। यशोवर्मन के द्वारा कुछ लिखित संधारित है। शिलालेख कैसा होता था? पत्थर के ऊपर उकेर के लिखा जाता था। पहले जमाने में पत्थर के ऊपर कुछ चीजों को, मैसेज को लिखा जाता था। तो उस इनके यशोवर्मन के शिलालेखों में पाया जाता है, कंटेंट्स मतलब पाया जाना, और टेलिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ नालंदा। टेलिंग मतलब नालंदा के बारे में विवरण रूप से उसमें क्या है? जिक्र किया गया है। किसमें? यशोवर्मन के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें वर्णन किया गया है। क्लियर है? टेलिंग मतलब इंप्रेसिव, यहां पर एक वर्ड हो जाएगा, टेलिंग मतलब कहना नहीं, इंप्रेसिव। ठीक है, यानी प्रभावित ढंग से मेंशन किया गया है शिलालेखों में, इंप्रेसिव, प्रभावित। ठीक है, प्रभावित ढंग से, प्रभावित। टेलिंग स्टाइल में यशोवर्मन के द्वारा जो इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जिक्र किया गया है प्रभावित ढंग से। इंस्क्रिप्शन शिलालेखों में। किसका शिलालेख? ये ऑब्जेक्टिव वर्ड बन सकता है, यशोवर्मन। यशोवर्मन का शिलालेख बन सकता है ना। यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में प्रभावित ढंग से जिक्र किया गया है या अंकित किया गया है, डिटेल बताया गया है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े। ठीक, YouTube से देखकर नोट्स अपने बना लीजिएगा, सब पॉइंट जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है मिटा दें सब। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
लिखा हुआ है। तो कहाँ तक गए थे? यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र किया गया है प्रभावित ढंग से, इंप्रेसिव वे में। द हाई स्पैर्स ऑफ द विहारा इन अ रो। स्पैर्स मतलब क्या लिखा है? ऊंचे शिखर। ऐसे जैसे मैं टेम्पल है तो टेम्पल में से देखिए कि बना रहता है, ऐसे बना रहता है ना, ऊंचे शिखर, ऐसे ऐसे टेम्पल में बना रहता था, इसी को बोलते हैं स्पैर्स। क्या बोलेंगे? ऊंचे शिखर, स्पैर्स। आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है कि द हाईएस्ट स्पैर्स ऑफ द विहाराज इन अ रो, और लाइन से जाएंगे तो लाइन से ऐसा विहारा जो घूमने वाला 6 स्थल था उसके स्पैर्स दिखाई देंगे, ऊंचे शिखर दिखाई देंगे। कितने शिखर? 6। कितने? 6। 3 2 5 1 6। यहाँ पे लाइन से एकदम रो में, रो मतलब पंक्ति में जाएंगे तो लाइन से ऊंचे शिखर हमको दिखाई देंगे। क्लियर है? वही कह रहा है कि विहारा जो, कितने विहारा थे? 6। पढ़े ना इसके पहले वाला लाइन में, कितने विहारा थे? 6 विहारा थे, घूमने वाला स्थल था। तो द हाईएस्ट स्पैर्स ऑफ विहाराज इन अ रो सीम टू बी स्काई हाई एंड अराउंड देम वर टैंक्स ऑफ क्लियर वाटर। और इसे देखने से लग रहा था कि इतने ऊंचे थे तो जैसे लग रहा है कि आसमान को छू रहा है। कैसे लग रहा है? आसमान की तरफ इसका ऊंचाई था, ऊंचे शिखर थे। और इसके आसपास वहां जाएंगे तो टैंक था, हर एक स्पैर के बगल में एक कुआं बनाया हुआ था। कुआं आज है, मैं फिलहाल में गया था लगभग पिछले माह में गया था ना शादी में, आज भी वो कुआं है 6 वाला। वहां पर 6 विहारा आज भी कुआं है, मैं देखा हूं, आज भी वहां जाएंगे। अभी तो सरकार वहां पे रोड से इसको घेर दिया है, ऐसे ऐसे कुआं को क्या कर दिया है? घेर दिया है सब में, ऐसे रोड लगा दिया ताकि कोई विजिटर्स घूमने वाला क्या है इसमें गिरे ना। हाँ, ये देखें कि उसमें लोग सिक्का फेंकते हैं, जाओगे तो सिक्का का खजाना मिलेगा, उसमें बहुत सारा सिक्का फेंका गया है। कुछ चीजें वो लोग डालते हैं, हिंदू धर्म के लोग जाते हैं तो मान्यता है, ये कुछ मान्यता होगी। तो वहां क्या है कि हर एक ऊंचे शिखर के बगल में टैंक बनाया गया। टैंक मतलब कुआं, जिसमें पानी, साफ पानी का संग्रहित किया गया है। क्लियर वाटर। क्या है? क्लियर वाटर, पानियों का संग्रहित किया गया। वहां पर टैंक बनाया गया है, पानी स्टोरेज रखने का जगह। इन बीच फ्लोटेड रेड एंड येलो लोटसेस। उस समय इस पानी के अंदर में लाल रंग का, रेड और येलो रंग का कमल का फूल क्या होता था? तैरते रहता था। क्या होता था? लोटसेस क्या होते थे? तैरते रहते थे। फ्लोट मतलब क्या होना? पानी पर तैरना, फ्लोट, तैरते रहते थे। क्लियर है यहां तक? इंटरस्पर्स्ड बाय द कूल शेड ऑफ मैंगो ग्रोव्स। और इसके आसपास आम का पेड़, हर एक कुआं के बगल में या गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि पेड़ रहता है। हर एक बड़े बड़े पेड़, बरगद का पेड़ या जहाँ चबूतरा होता है ऐसे बैठने वाला पेड़ रहेगा, बगल में यहाँ कुआं रहेगा, ठीक है, ताकि छांव हो। जो भी यात्री यहाँ जैसे कोई रास्ते से जा रहे थे, हम बैठ के आराम करें और कुआं में से पानी पिए। पुराने जमाने में ऐसे ही रहते थे, है ना। तो वही कह रहा है कि उनके साइडों से मैंगो ग्रोव्स, ग्रोव्स मतलब क्या होता है? पड़े हुए महलकू वाला में, आम का बगीचा, आम का बगीचा, यानी कि वैसा फील्ड जिसमें एक ही प्रकार का खेती किया गया। केला है तो केवल केला का, अमरूद है तो केवल अमरूद का पेड़, जामुन है तो केवल जामुन का पेड़। तो उसी प्रकार के बगीचा को क्या बोलेंगे? ग्रोव्स। क्या बोलेंगे? ग्रोव्स। तो आम के ग्रोव्स के छाया से यह क्या हुआ था? इंटरस्पर्ड, ऐसे ऐसे इस पर छाया फैली हुई थी। असल में यानी पानी कभी भी गर्म नहीं होता होगा, धूप उससे बचती होगी, यानी पानी बहुत बढ़िया पीने लायक, मधुर और स्वादिष्ट हुआ करता होगा। क्लियर है? आगे द आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर्स। कह रहा है कि 2 वर्ड दिया है, आर्किटेक्चर, हाँ, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। स्कल्पचर वहां पर कह रहा है कि वास्तुकला और मूर्तियां, यही ना जी, मूर्तियां। वहां पर देखा गया कि आर्किटेक्चर, इन लोगों का कला को देखा गया कि बहुत अच्छे ढंग से मोटे मोटे दीवार, जाइएगा तो लगता है कि 30-30 इंच का इतना मोटा मोटा दीवार है, इतना मोटा मोटा। और पुराने उसमें ना सीमेंट है ना कुछ, पता नहीं किस साइंस से बनाया गया, आज भी मौजूद है, जाएंगे तो उसका खंडहर दिखाई देता है। तो वास्तुकला का दिखा गया और वहां पे विभिन्न प्रकार की मूर्तियां थी, उस समय का बात किया जा रहा है। Of the halls containing rich ornamentation and beautiful idols filled one with wonder। कह रहा है कि उस बिहारा में घूमेंगे तो मान लो ये बिहारा है, यहाँ पे शिखर है, ठीक है, ये स्पायर्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आज भी जाओगे तो इसके बगल में यहाँ पे कोना पे कुआं है जिसको टैंक बोल रहा है, पानी, और ये जो एरिया है इसको बोलेंगे बिहारा, बिहार घूमने वाला जगह, ठीक है, ऐसा। और इसमें जाओगे तो आज बहुत सारे स्टूडेंट का हॉस्टल आज भी मौजूद है जिसमें बच्चे लोग रहते थे, और बीच बीच में यहाँ खाना बनाने का चूल्हा है, आज भी मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गुरु, पहले गुरु होते थे,
टीचर बैठकर या सी से लोग लाइन से इसमें बैठकर पढ़ाई करते होंगे। आज भी मौजूद है। ऐसा 6 प्लॉट है, 6 हम देख कर आए गए थे फिलहाल में लास्ट मंथ में। तो कह रहा है कि इसके जो हॉल है, मान लेते बिहारा हुआ और बिहारा का ऐसे हॉल बनेगा, है ना, स्क्वायर, यहाँ पे हॉल बना होगा ना, पिलर बना होगा तब ऊपर छत ढलाया होगा। तो इस हॉल में क्या कर रहा है, हम लोगों ने देखा कि वास्तुकला और मूर्तियां बहुत सारी इस दीवार में बहुत सुंदर ढंग से मूर्तियों को सजाया गया है हॉल में। समझ में, हॉल में आइडल्स मतलब मूर्तियां को बहुत सुंदर ढंग से उकेरा गया है या वहां पर रखा गया था। वही लिखा है, जो इसको देखने से हम खुद फील हो जाते थे, आश्चर्यचकित से हम भर जाते थे। क्लियर है? कौन कह रहा है? ह्यून टी सांग के द्वारा ये बातें कहा जा रहा है। एक चाइनीज यात्री थे जो इंडिया में भ्रमण करने आए थे। तो उन्होंने कहा कि वास्तुकला और मूर्तियां को हॉल में देखा जा सकता है, जो बहुत रिच और रिच ऑर्नामेंटेशन, और मूर्तियां में बहुत अच्छा सजावट होती थी, अलंकार श्रृंगार होता है ना, उनके कानों में पहनाया गया होगा, नाकों में पहनाया गया, बहुत अच्छा से उसको सजाया गया था और सुंदर ढंग से मूर्तियां को तैयार करके वहां रखी गई थी, और जिसको देखने से कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता था, यानी आश्चर्य से हम भर जाते थे। फील्ड वन विथ वंडर, कोई भी देखेगा तो आश्चर्य हो जाता था। क्लियर है? ठीक था। एक और मीनिंग है, आइडल्स मतलब क्या होता है? मूर्तियां। आइडल्स मतलब मूर्तियां। ऑल्दो हालांकि देयर आर मेनी संग्राम्स इन इंडिया, कहें कि भारत में बहुत सारे संग्राम थे, बहुत सारे संग्राम थे, ऐसे स्थल थे बहुत सारे, बट द वन एट नालंदा इज अनइक्वल, अद्वितीय था, इसका तुलना कोई करने वाला नहीं था। भारत में से बहुत सारे मंदिर या पुराने चीज थे जहां पर ऐसी स्थितियां थी, मूर्तियां थी, बहुत सारी थी, लेकिन नालंदा का जो संग्राम था उसका तुलना कोई नहीं कर सकता, इसलिए इसका वर्ड दिया अनइक्वल। क्या दिया है? अनइक्वल, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ठीक है? इनक्रेडिबल, अतुल्य था, उसके जैसा कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। इनक्रेडिबल, अतुल्य भारत या अतुल्य हमारा वो विश्वविद्यालय था, इनक्रेडिबल यूनिवर्सिटी था। आगे अब दूसरा व्यक्ति आता है, एट द टाइम ऑफ द चाइनीज ट्रैवलर, एक और अधिकतर लोग चाइना से ही आते थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध को लोग अधिक मानते हैं, इसलिए लोग आते हैं। तो एक और यात्री आया, उस यात्री का नाम है 6वां व्यक्ति, 6 व्यक्ति का नाम कौन है? 5वां ये था, कहाँ गया? ह्यून सांग था, ह्यून टी सांग, सब याद करते जाइएगा। 5वां व्यक्ति था, 6वां ये है, लाइन से लोग आते हैं। इनका नाम है इट सिंग्स, इट सिंग्स, IT इट सिंह, इट सिंह। तो इट सिंह का जब विजिट नालंदा में हुआ, जब ये भ्रमण करने आए, यात्रा पर आए, विजिट टू नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा, जब ये नालंदा में आए तो कह रहा है कि इज अनइक्वल एट द टाइम ऑफ द चाइनीज ट्रैवलर इट सिंग्स विजिट देयर वर 300 बिग रूम्स। अब ये आए थे, अपने पुस्तकों में जिक्र किए हैं कि जब मैं नालंदा में गया था तो वहां 300 बड़े बड़े रूम थे बच्चों को रहने वाला, बिग रूम्स। कितने? 300, कितने? 300। पहला पॉइंट ये बता रहे हैं इट सिंह के द्वारा। आगे एंड 8 हॉल्स, और 8 बड़े बड़े हॉल थे, 8 हॉल्स। क्लियर है? 300 big rooms and 8 halls. The remains discovered by archaeological excavations fully bear out of the truth of descriptions. कह रहा है कि ये सब कैसे पता चला? The remains मतलब क्या होता है? अवशेष, बचा हुआ। खुदाई करने के बाद या कोई भी चीज चला जाता है तो उसके बाद जो बची जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? अवशेष। क्या बोलेंगे? अवशेष। The remains जो थे, अवशेष थे, वो खुदाई करने पे पता चला है अवशेष कि इतने रूम थे। आज जाएंगे तो अवशेष क्या करने पर? पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक क्या है? एक विभाग है सरकार का जिसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी के द्वारा कई हजार फीट या कई फीट अंदर जमीन के अंदर खुदाई कर कर हमारे अपने पुरानी सभ्यताओं या संस्कृतियों के बारे में खोज किया जाता है। तो ऐसा विभाग है, उसका नाम है पुरातात्विक विभाग। पुरातात्विक विभाग के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा खुदाई की गई, उसको लिखा गया आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातात्विक, एक्सकैवेशंस मतलब खुदाई। तो यह सब अवशेष कब पता चला? जब पुरातात्विक विभाग के द्वारा उस नालंदा जहां पर यूनिवर्सिटी के जिक्र किया जा रहा था, वहां पे जब खुदाई की गई तो सच में वहां कितने रूम मिले हैं? 300 बड़े बड़े रूम, 8 हॉल, 6 विहारा और ये सब बहुत सारे टैंक मिले हुए हैं, है ना जी।
आगे लिखा है। और ये सब बातें कहाँ है, करे कि फुली बियर आउट ऑफ द ट्रूथ ऑफ दिस डिस्कशन, जिस चीज का सत्यता, जिस चीज का प्रूफ वहां का विवरण में मिला है, कुछ ऐसे पत्थर पे लिखे हुए कुछ ऐसे जिक्र हैं जिससे पता चलता है कि नहीं सही में वहां पर कितने रूम थे, 300 रूम थे, 8 हॉल थे, 6 एक्सपायर थे, इतने टैंक्स थे, है ना। ये सब बातें कहाँ मिला है, ये सब डिस्क्रिप्शन में मिला है, खुदाई के दौरान ही कुछ ऐसा पत्थर मिला है जिस पर डिस्क्रिप्शन था या कोई पुस्तक या जिक्र मिला होगा। क्लियर है, जहां पर संधारित है या जिक्र किया गया उसमें। आगे, द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एट नालंदा वर मेड कंप्लीटली फ्री ऑफ इकोनॉमिक वरीज। कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के उस काल में जितने स्टूडेंट थे या टीचर थे वो लोग आर्थिक चिंताओं से दूर थे। क्यों? क्योंकि उस समय इसको चलाने के लिए बड़े बड़े व्यापारी लोग स्पॉन्सर बने थे, पैसा देते थे, दान दक्षिणे देते थे। इसलिए वहां पर जो कोई भी आता था घर से संन्यास लेकर आता था कि मैं जाऊंगा वहां पढ़ाई करूंगा, मैं बौद्ध भिक्षु बन जाऊंगा। वो लोग भिक्षु बनने आते थे, मॉन्क बनने आते थे। क्लियर है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि वहां के शिक्षक और टीचर दोनों जन क्या थे, आर्थिक चिंताओं से, इकोनॉमिक्स वरीज से मुक्त रहते थे, उनको कोई चिंता नहीं होती थी। आगे, Besides, इसके अलावा the gifts of land and buildings, the revenue of 100 villages had been set apart in the form of a trust। कह रहा है कि दान तो मिला था गिफ्ट में, जो भूमि मिला वो तो दान में मिला था पहाड़ में, और जो बिल्डिंग मिला था वो बात अलग है। लेकिन इसके बावजूद भी एक नई बात कह रहा है कि 100 विलेजेस, कितने गांव, 100 विलेजेस, कितने, 100 ग्रामों के द्वारा दिया गया जो राजस्व था, कर, रिवेन्यू पहले लिया जाता था, टैक्स, 100 ग्रामों से जो टैक्स आता था, सरकार को जो टैक्स जाती है उसको बोलते हैं राजस्व। क्या बोलते हैं? राजस्व। जो कर आता था किसानों से लिया जाता होगा, बिजनेसमैनों से लिया जाता होगा, या जो भी हमारा प्रोडक्ट विदेश से आता होगा, आदान प्रदान, आयात निर्यात, तो उसमें कर लगाता है ना जी, जीएसटी टैक्स, है ना। तो उस समय का जो कर था, उस 100 गांव के कर को इकट्ठा करके एक ट्रस्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? एक ट्रस्ट, एक संस्था बनाया गया, और उस संस्था का एक फंड का निर्माण किया गया, एक निधि का निर्माण किया गया, जिसमें पैसा 100 गांव का पैसा को इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, और इसी से वहां के टीचर और स्टूडेंट का खर्चा चलता था, मैनेजमेंट का, यूनिवर्सिटी का। वही कह रहे कि बिसाइड द गिफ्ट्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स द रेवेन्यू ऑफ 100 विलेजेस हैड बीन सेट अपार्ट। 100 गांवों का जो टैक्स आता था, राजस्व होता था, उसको अलग से रखकर एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट टू मीट रिकरिंग एक्सपेंडिचर। क्यों रखा गया? रोजमर्रा का जो खर्चा था, रिकरिंग मतलब आवर्ती व्यय, जो रोज खर्चा होने वाला, जैसे आज भी किताब खरीदना है, 5 महीना बाद भी किताब चाहिए, आज भी चावल चाहिए, कल भी चाहिए, कपड़ा चाहिए, यानी कि जो रोज का काम है उसको बोलते हैं रिकरिंग। रिकरिंग मतलब फिर से पुनः हो जाना। तो पुनः हो जाने वाली क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए, वित्तीय सहायता करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया, जिसमें 100 ग्राम का टैक्स यानी कर को इकट्ठा करके एक निधि बनाया गया, फंड बनाया गया। इसलिए वहां के स्टूडेंट टीचर टेंशन मुक्त थे। क्लियर है? आगे, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट हैड इंक्रीज टू 200 विलेजेस। और धीरे धीरे ये 100 विलेज कितने गांव में बदल गए? 200 गांव का टैक्स बन गए, लेने लगा लोग। 200 गांव से रेवेन्यू, लोग सपोर्ट करने लगे आसपास के लोग कि नहीं मेरे क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में विकास होगा। तो पहले 100 गांव इसमें भाग लिया, अब कितने गांव आ गए? 200 ग्राम उसमें क्या हो गए? भाग ले लिए। तो यह संपत्ति एक ट्रस्ट का हो गया और इंक्रीज बाई 200 विलेजेस बाई द टाइम ऑफ इट्स सन्स विजिट। ये पहले 100 था, लेकिन जब यह व्यक्ति, 6वां व्यक्ति इटसिंग जब इंडिया में आए, तो यह जो टैक्स आता था रिवेन्यू, कितने गांव से आने लगा? 200 गांव से आने लगा। क्लियर है? लास्ट 2 लाइन है, द 3 स्टेट, और 3 राज्य हैं, उन राज्यों का नाम दिया, उस राज्यों का नाम हम हाईलाइट कर देते हैं। यूपी हमारा राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, और बगल में था बंगाल। क्या था? बंगाल। उस समय बंगाल एक ही था, वेस्ट बंगाल और पूर्व बंगाल नहीं था, बंगाल था। हैड टेकन कंसिडरेबल पार्ट, ये लोग अहम भूमिका निभाया इस चीजों में। ये सब उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जो राज्य है, तीनों राज्यों ने नालंदा विश्वविद्यालय को आगे बढ़ने में इन्होंने अहम भूमिका निभाया। एंड टेक्स पार्ट, कंसिडरेबल पार्ट इन द बिल्डिंग एंड फाइनेंशियल मेंटेनेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग को निर्माण करने में और आर्थिक रूप से सहायता करने में इन सबों ने, आर्थिक रूप से नालंदा विश्वविद्यालय को रख रखाव करने में इन 3 राज्यों ने अहम भूमिका निभाई। कौन कौन? ऑब्जेक्टिव बन सकता है, फाइनेंशियली मेंटेन किया उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल।
ठीक है, ठीक, कल हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर बना के लाइएगा, डिस्कस कर लेते हैं। करें कि व्हाई हैड पीपुल गैदर इन नालंदा, नालंदा में लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? क्योंकि मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन होने वाला था, फाउंडेशन स्टोन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डालने वाले थे, सेरेमनी था। दूसरा, व्हाट डज नालंदा सिंबलाइज, नालंदा किस चीज को सिंबलाइज करता है? ज्ञान का सागर है ना, ओशियन ऑफ नॉलेज को सब पढ़ा दिए हैं। विथ विच ग्रेट रिलीजियस टीचर इज नालंदा एसोसिएटेड, कौन सा धार्मिक गुरु से जुड़ा हुआ है नालंदा? लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महावीरा, यही ना नालंदा जुड़ा हुआ है, खास करके लॉर्ड बुद्धा को जिक्र किया गया। यूनिवर्सिटी का बात करेंगे तो व्हेन डिड इट इमर्ज एज अ फ्लोरिशिंग यूनिवर्सिटी, कब एक विकसित यूनिवर्सिटी के रूप में हो गया था? कब? जब ह्यूंटी सांग विजिट करने चाइना आया था, चाइना से इंडिया आया था तब। हाउ लॉन्ग डिड लॉर्ड महावीरा लिव इन नालंदा, नालंदा में महावीरा जी कितने वर्ष थे? महावीर, प्रभु महावीर कितने वर्ष थे? 14 वर्ष, सब लिखवाए हैं। कितने ईयर्स? 14 ईयर्स। आगे, हु वाज लिपा एंड व्हाट डिड ही डू विद द लॉर्ड बुद्धा, लिपा कौन था? तो क्या किया था लॉर्ड बुद्धा के साथ लिपा? लिपा एक धनी व्यक्ति था नालंदा का, वो लॉर्ड बुद्धा का वेलकम किया था और अपने सारे धन संपत्ति छोड़कर वो लॉर्ड बुद्धा का भिक्षु बन गया था, या उनका क्या बोलते हैं, चेला बन गया था, शिष्य बन गया था। हु वाज फाहिन एंड व्हेन डिड ही विजिट नालंदा, फाहिन कौन है जी? आगे पढ़ा है, बताओ जी। हु वाज फाहिन? फाहिन 4वीं शताब्दी में आया था और एक चाइनीज यात्री था। क्या था? चाइनीज यात्रा था, और उन्होंने बताया था कि स्तूपा क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। स्तूपा क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। आज पढ़ा है किस जगह पर? उस स्पॉट पर जहां सारी पुत्र का जन्म और मृत्यु हुआ था, उसी जगह पर महात्मा बुद्ध का स्तूपा का निर्माण हुआ है। फाइन ने बताया था 4वीं शताब्दी में। क्लियर है? नोट्स बनाओगे तो पता चलेगा, इसे खोजते रह जाओगे। आगे, व्हेन डिड ह्यूएन तिनसांग विजिट इंडिया, ह्यूएन तिनसांग कब विजिट किया था? 7वीं शताब्दी में, इन द 7th सेंचुरी। कब विजिट किया है? 7th सेंचुरी में। ठीक है, आगे, व्हेन डिड ही विजिट नालंदा, हो गया। हाँ, व्हाई डिड ही रेफर टू जकार्ता स्टोरी, वो जकार्ता स्टोरी में क्या रेफर किया है? ह्यूएन तिनसांग जकार्ता स्टोरी में क्या रेफर किया, क्या बतलाया है जकार्ता स्टोरी में? बताइए, याद है? क्या बताया था जकार्ता स्टोरी में? यही बताया था कि उन्होंने बताया था कि नालंदा जो है नालंदा से बना है, जिसका अर्थ होता है द पीस ऑफ माइंड। जो महात्मा बुद्ध को पूर्व के जन्म में वो शांति नहीं मिला था, उसी का अर्थ है नालंदा, नालंदा। क्लियर है? आगे, हाउ वाज नालंदा यूनिवर्सिटी बॉर्न, नालंदा यूनिवर्सिटी कैसे बॉर्न हुआ, कैसे उसका जन्म हुआ, बताइए। अभी पढ़ा है। वहां के उदार व्यक्तियों के द्वारा दान दक्षिणा दिया गया था, चैरिटी एंड डोनेशन दिया गया था। 500 व्यापारियों के द्वारा दान दिया गया था, और उसी दान से एक ट्रस्ट बनाकर जमीन खरीदा गया था। उस जमीन को गॉड की बुद्धा को गिफ्ट के रूप में दान दिया गया था। यही दो कंसेप्ट है। क्लियर है? आगे, हाउ मेनी बिहार इन नालंदा है, कितने बिहार है नालंदा में? 6 लार्ज बिहार, बहुत विशाल बिहार है, बड़ा। What arrangement were made to meet the recurring expenditure of the university? उस नालंदा यूनिवर्सिटी के आवर्ती व्यय को मेंटेन करने के लिए क्या क्या किया गया? 100 गांवों से लगभग 200 गांवों से रिवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था, एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाता था, और उस ट्रस्ट से रेकरिंग एक्सपेंडिचर का व्यय क्या किया जाता था? उठाया जाता था। क्लियर है? नेम द स्टेट दैट कंट्रीब्यूटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, उन 3 राज्य का नाम बताएं जो नालंदा यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग का निर्माण करने और उसका रख रखाव में मदद किया। कौन सा 3 राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल। ठीक है, बन जाएगा। कल होमवर्क बना कर लाइएगा, और मीनिंग कल छाट के लाएंगे। कल 6 और 7 पैराग्राफ नंबर 6 और 7 और 8 का मीनिंग छाट कर लाइएगा, और क्वेश्चन आंसर। ठीक, जाइए।